सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी और मैं हूं मोहम्मद कामरान। नाजरीन, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है 1970 के इंतखाबात के अलावा कोई भी ऐसे इंतखाबात हमने देखे नहीं हैं, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हों, चाहे वो जनरल इंतखाबात हों या फिर वो ज़िमनी इंतखाबात हों। उनमें शुकूक व शुबहात ना आए हों या फिर धांधली के इल्ज़ामात दीगर पार्टीज़ की जानिब से लगाए ना जाते रहे हों। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की दावत दी थी ऑपोजिशन को और कहा था कि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से ऑपोजिशन हमारे साथ आकर बैठे और इंतखाबी इस्लाहात पर हम बात करते हैं। ताहम इस हवाले से अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो उन्होंने हुकूमती इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से भी इस चीज़ पर, इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ ताउन की पेशकश जो थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। अब यहाँ पर सवालात ये उठते हैं कि 2018 के इंतखाबात के बाद जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते रहे ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर, उसका हल तो एक ही था कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएं ताकि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन थे, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हों या फिर जनरल इंतखाबात हों या फिर ज़िमनी इंतखाबात हों। जिस तरह की हम देखते हैं 249 में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो इंतखाबी प्रोसेस है उस पर शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और आवाम का वोटिंग पर से एतमाद उठ रहा है। उसका हल तो यही निकलता था कि इंतखाबी इस्लाहात की तरफ जाया जाता। ताहम अब ऑपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो इनसे किनारा कशी इख्तियार करती हुई नजर आती हैं। इस पर सवालात उठाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कोरोना वायरस की बात करेंगे। मुसलसल छठा रोज है, जायद अमवात डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं जो कि एक तशवीशनाक बात है। इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ एक और अहम और अच्छी खबर यह है कि जो फाइजर है उसने एक पिल के हवाले से, एक टैबलेट के हवाले से, गोली के हवाले से बात की है कि वो शायद इस साल के एंड तक ले आए, जो कि कोरोना के जो मरीज होंगे अगर वो खा लेंगे तो वो कोरोना से सेहतयाब हो जाएंगे। इस हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर ईद करीब करीब है और हमने देखा है कि चाहे टाइम जो है वो 6 बजे कर दिया गया है, इसके बावजूद अवाम एक बड़ी तादाद में ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकलती है। उस हवाले से लाहे अमल क्या इख्तियार किया जाना चाहिए वो भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुल्की सियासी मंजरनामे की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। आजिज धामरा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और कुछ देर में खेलदास साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करूं, हल्का यानी 249 में वैसे क्या हुआ है? क्या आप नहीं समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात का जो नतीजे आ रहे हैं, चाहे वो नौशेरा के हों, चाहे वो डस्का के हों, या जितने भी ज़िमनी इंतखाब हुए हैं, एक आध के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनमें हार रही है, तो आप नहीं समझते हैं कि अवाम आपकी पॉलिसीज को मुस्तरद कर रही हैं, जिसकी वजह से इवन 249 जो कि आपकी जीती हुई सीट थी उसमें भी आपको वोट नहीं पड़े हैं और कलअदम जमात ने आपसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं? कमाल है वैसे मीडिया के ऊपर डाटा पेश करता है तो कितनी खूबी से पेश करता है। भाई एक इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ था, ठीक है, और उसके अलावा कराची के अंदर भी 2 ज़िमनी इंतखाबात हुए थे फॉरेन इलेक्शन के बाद। वो आप तो इलेक्शन के बाद कह देंगे। एक मौजम अब्बासी भी थे, और जिन सीटों पे पीटीआई जीती हुई थी उनमें से सिर्फ ये दूसरी सीट है जिसके ऊपर पीटीआई को लॉस हुआ है। एक का तो आपको वजह पता चल गई थी, पार्टी के अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ जो परवेज की सीट के नीचे था, और दूसरी ये वाली सीट जो है इसके ऊपर तो कमाल ही कमाल है, और उस कमाल के पीछे कितने कमालात हैं वो आज जामरा साहब बताएंगे। 3 सर्वे होते हैं मुल्क में, या इस सीट के ऊपर तीन मुख्तलिफ एजेंसियां सर्वे करती हैं, और वो जब 3 सर्वे कर लेती हैं और तीनों में दिखा दिया जाता है पीटीआई लीड कर रही है, तो आखिर में जिस दिन नतीजा आता है उसके अंदर जीती हुई जमात जो होती है वो पीपीपी होती है, जो सर्वे में 6ठे नंबर पे थी। तो कमाल है ना। तो अब ऐसे कमालात अगर सिंध गवर्नमेंट दिखाएगी और इलेक्शन कमीशन दिखाएगी
ये तो फिर लोगों का एतबार जो है इलेक्शन पे जाता रहेगा। हमारे से ज्यादा मान लिया। आपका पॉइंट आ गया। यही पॉइंट मैं आजिज जामरा साहब के सामने भी रखता हूं। आजिज जामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो छठे नंबर पर आई थी 2018 के इंतखाबात में, और जनरल इलेक्शन में भी आपने 7000 वोट हासिल नहीं किए थे, 35-36 हजार वोट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के। तो कैसे हो गया कि आपने डबल कर ली अपनी वोट की कैपेसिटी को एक ऐसे हल्के में जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फसल, पहली बात तो फिरदौस शमीम नकवी साहब की जितनी भी गुफ्तगू हुई वो मैं सुन नहीं पाया। बिल्कुल उनकी आवाज जो है वो मुझ तक नहीं पहुंची। वो कह रहे हैं कि कमाल हो गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कमाल ही कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई जो सर्वे थे वो जिता नहीं रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीत रही थी, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे जीत गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, मुझे तो अजीब मन तक लगा। और अच्छा, अभी पीटीआई की जो ये मेंटेलिटी है ना, जो कैफियत है, वो यही है कि ये डिपेंड ही सर्वे पे करते हैं। ये सर्वे पार्टी है, ये ड्राइंग रूम में बैठ के सर्वे पे डिपेंड करते हैं। तो क्या जो मुस्तकबिल में इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स लाने की बात है, तो मेरे ख्याल में वो मशीनें नहीं लेके आए। आप सर्वे पे डिपेंड करें कि आइंदा पाकिस्तान के इलेक्शन जो होंगे वो सर्वे पे होंगे। सर्वे अगर जिसको नंबर 1 करार दे, उसकी नोटिफिकेशन निकाल दें कि वो कामयाब हुआ है, बाकियों को आप घर भेज दें। या तो आइंदा फिर यही सूरत हाल होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वैसे आजिज जामरा साहब, ऐसा क्या जंतर मंतर जादू किया अवाम पे 2049 की कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिता दिया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 2018 के इंतखाबात में छठे नंबर पर मौजूद थी? तो वही तो मैं बात कह रहा हूं कि ये लम्हा फिक्रिया है दोनों के लिए, एक गवर्नमेंट पार्टी के लिए, एक अपोजिशन पार्टी के लिए, कि उनके वोट कम कैसे हुए। ये पहले तो अपनी नाकामी और कोताही का एतराफ कर देना। पीएमएलएन के पास जो है वो कई हलकों में अपने पोलिंग एजेंट भी नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात, ये वोट जो बढ़े हैं ना, ये पीपल्स पार्टी की मेहनत का नतीजा है। वो 16,000 तक आए। अच्छा, एक पार्टी के वोट नहीं बढ़े। अगर आप थोड़ा लिस्ट को चेक करें, मुस्तफा कमाल जो 7वें नंबर पे थे और 1250 वोट थे, आज वो वोट उठा रहा है 9,000। टीएलपी के वोट भी बढ़े हैं साहब का। अगर आप एक पार्टी को टारगेट क्यों किया जा रहा है कि वोट बढ़े? भाई, हमें जितवाने में जहां पर हमारी मेहनत ने काम दिखाया, वहां पर जो मेन रीजन है हमारी कामयाबी का, वो खुद पीटीआई है, वो खुद इमरान खान का नैरेटिव है, जिसमें महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके, वो बढ़ती गई। जो कराची के लिए झूठे ऐलानात किए गए, वो सबब है। जो आपने शख्स को यहां से मुंतखब करवाया था, सिलेक्ट करवाया था, वो खुद झूठा साबित हुआ। नौकरियों की बारिश नहीं आ सकी, और सोने पे सुहागा। इनकी सिर्फों में मातम इसलिए है कि आपने देखा होगा कि एक दिन पहले खुर्रम शेर जमा साहब की एक ऑडियो रिकॉर्ड ने कारकुनों को कसमें दे रहे हैं कि भाई टेंट तो लगा दो, वो तो डेकोरेशन वाले लेके आए, आप बैठो तो सही। और कल ही असलम खान, इनके जो एमएनए हैं, उन्होंने क्या किया है, 164 किया है पीटीआई के। अब जब आपके अपने एमएनए आपके ऊपर अदम एतमाद करें कि आपकी नालायकी और कोताही की वजह से आपको शिकस्त हुई है, तो उसका जुर्म मैंने किया। आपका पॉइंट आ गया। ये पॉइंट में रखता हूं फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने। फिरदौस साहब, क्या कहेंगे आप? फ्लॉप नैरेटिव था इमरान खान का, जिसकी वजह से आवाम, जो मैं आपसे भी सवाल कर रहा था, जो वादे किए गए थे, और खास तौर पर अगर फैसल वावडा की बात की जाए, फैसल वावडा जो थे पानी के वजीर भी रहे, पानी के मसले हल नहीं किए, अपने हल्के तक में वो नहीं गए। वो कहते हैं कि जब से जीते और उसके बाद कभी उन्होंने हल्का 249 का रुख तक नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ा। मुदस्सिर, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले अजीज जामरा साहब, जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया वो बड़ा जबरदस्त क्राइटेरिया सेट किया। तो जरा बताए ना, कराची में तो बल्दिया में पानी 13 साल पहले आ गया था, और ऐसा पानी आया कि पूरे कराची में कहीं पानी आता नहीं। वहाँ 13 साल के अंदर उन्होंने इतनी सीवरेज की लाइनें डाली हैं कि आपको कोई उबलता हुआ गटर नजर नहीं आता। अगर, और सड़कें तो ऐसी हैं कि शारे फैसल भी जो है वो देख के लोग कहते हैं ये मंजरदार की सड़क होगी जो बल्दिया में सड़क। परफॉर्मेंस के ऊपर वोट मिला है। पूरे आपको टीवी पर दिखा रहे थे, वो सारा मीडिया झूठ बोल रहा था, कहीं और की थी।
चलिए सर, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आपको लगता है कि सही नहीं थी और सही नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अच्छा परफॉर्म कर रही है? अरे पहले इनका तो अपनी परफॉर्मेंस, ये 13 साल से इन्होंने जो कमालात किए उस हल्के में, वो सारे लोग जानते हैं, जो कि परफॉर्मेंस दिए जिसकी बुनियाद पे वोट किया। दूसरे टीएलपी को भाई वोट पड़े थे 24,000, जाके खोल लो अजीजा, उनके वोट भी कम हुआ है, ओवरऑल टर्नआउट बहुत कम हुआ है, सिर्फ पीपल्स पार्टी का बड़ा है। जितने सर्वे थे, अगर तुम्हें सर्वे पे यकीन नहीं है, सर्वे को वोट का देमल बदल नहीं समझा जाता, लेकिन सर्वे को प्रेडिक्टर समझ जाता है, और प्रेडिक्टर में साइंस के लिहाज से जो मार्जिन ऑफ एरर है वो भी कॉल आउट होता है। और दुनिया में माजी में 98% सर्वे जब इस रेंज के होते हैं, उनकी प्रेडिक्शन सही होती है। इट इज नेवर अ रिप्लेसमेंट, इट इज अ प्रेडिक्टर। बात यह है कि कभी तुमने देख के चावल खाते हुए देख के 2 चावल उठा के कहते हो देख सही है या गलत है। न सर्वे भी बेटा इसी तरह होता है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप मुझसे थोड़े छोटे हैं, कि ये जो सर्वेज है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सर्वे को मिक्स ना करो। उसके ऊपर ही इनका अगला सवाल होगा, वो बात करके आपको मैं वो भी तसल्ली से समझा दूंगा। ये बात दुरुस्त है कि एमएनए को ज्यादा आना चाहिए, मैं इससे कभी डिनाई नहीं करूंगा। ये भी मुमकिन हो सकता है कि पीटीआई जो थे वो सर्वेस के लिहाज से हमारा मुकाबले में जो नंबर 2 था उसने गेन करके वो नंबर 1 हो गया, और हम पहले नंबर से जो है 10 पॉइंट पीछे नीचे आ गए, इसलिए उसने कैंपेनिंग ज्यादा अच्छी की। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता जो इन्हीं ने कहा। तो इलेक्शन में धांधली हुई है, पीटीआई जीतती ना जीतती वो दूसरी बात है, और इसके ऊपर तमाम पार्टी तकरीबन मुत्तफिक हैं। ठीक, पीटीआई ये बात भी मैं मानने को तैयार हो सकता हूँ किसी हद तक, कि क्योंकि हम एक मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, अवाम जो है इनके जो दोनों सारी पीडीएम और सब जो लगी हुई है एक पार्टी की सिर्फ बुराई करने में, उसकी अच्छी बातों का जिक्र नहीं कर रहे। अभी जनरल इलेक्शन आने दें, देख लेंगे। और ये तो वैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओवरऑल परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आधे से ज्यादा वक्त को गुजार लिया है, तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है? ये यहाँ पर जो कुछ हुआ हल्का 249 में, और दीगर दस्का की बात कर ली जाए, नौशहरा की बात कर ली जाए, चले वहां पे आप कहते हैं या वाकई में 2 भाइयों की लड़ाई की वजह से वहां पे आप जीत नहीं पाए, तो लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस जो थी वो अच्छी है और अवाम एतमाद करते हैं अभी भी आप पे? जी मैं समझता हूँ तमाम सर्वे निकाल लीजिए, आज भी आप सर्वे कोई भी निकालेंगे, मोस्ट पॉपुलर लीडर बाय फार इज इमरान खान। पीपल किसको ट्रस्ट करने को तैयार है? इमरान खान। ठीक है, अभी तक आप समझते हैं कि इमरान खान पर अवाम ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं। एनीहाउ, आजिज जामरा साहब, अब जो इस वक्त बातें हो रही हैं हल्का NA 249 में, सेनेट इलेक्शन पे भी बहुत सी बातें होती रही, और ऑपोजिशन की जानिब से 2018 के इंतखाबात में जिस तरह से धांधली के इल्जामात लगाए गए, खास तौर पर सिलेक्टेड का वर्ड पार्लियामेंट के अंदर यूज किया गया आपके पार्टी चेयरमैन की जानिब से, तो उसका हल तो एक ही था और है भी कि इंतखाबी इस्लाहात की जाएं। जिन जिन चीजों की वजह से आप ये तमाम सवालात उठा रहे हैं, उन सवालात को जवाबात में तब्दील किया जाए और उन सवालात को खत्म किया जाए। तो आप क्या नहीं समझते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात जो इस वक्त बात की जा रही है, EVM मशीन्स की बात की जा रही है वजीर आजम की जानिब से, इस पर ऑपोजिशन को उनके साथ बैठना चाहिए और इंतखाबी इस्लाहात में अपना भी हिस्सा डालना चाहिए? आजिज जामरा साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, खेल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। खेलदास साहब, हुकूमत की जानिब से, वजीर आजम की जानिब से कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात पर हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन हमारे साथ आकर बैठे। पीडीएम कहती है और शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये अब हल नहीं है और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? आप नहीं समझते हैं कि 2018 में जिस तरह आपकी जानिब से हुकूमत पर इल्जामात लगाए गए धांधली के, तो उनका हल तो यही था कि इंतखाबी इस्लाहात की जाती और की जाएं? देखें, 2018 की इलेक्शन के बाद एक पार्लियामानी कमेटी बनी थी ऐवान की, और उसमें ये कहा गया था कि ये इलेक्शन इस्लाहात करेंगी, जो धांधली हुई है उस पर काम करेगी, मगर एक मीटिंग इन्होंने नहीं बुलाई, कभी भी अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं किया, किसी
उस कमेटी का इजलास नहीं हुआ। जब भी ये इलेक्शन हार जाते हैं तो इनको ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम याद आ जाता है। बात सिस्टम की नहीं है, बात है जब आप सिस्टम तो मौजूद है, उनके पास सब कुछ है। बात ये तो फिर 2018 में आपको तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? मतलब कि अगर आप कहते हैं कि सिस्टम मौजूद है, सिस्टम बिल्कुल ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सेनेट के इलेक्शन में आप क्यों क्वेश्चन मार्क उठाते हैं? सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग होती है या फिर जो कुछ हुआ यूसुफ रजा गिलानी की सीट पे, या जिस तरह इससे पहले भी होता रहा, ना सिर्फ इस बार, इससे पहले भी यही कुछ होता रहा और बहुत से सवालात ऑपोजिशन की जानिब से या फिर आप जब हुकूमत में तब भी यही बात की जाती रही है। अभी 249 के हवाले से भी आप इसी तरह की बात करें तो इसका और है क्या इंतखाबी इस्लाहात के अलावा? देखें, इदारों को आजाद काम करने दिया जाए, किसी का मैंडेट चुराया नहीं जाए। वोट जिसको जो पार्टी अवाम जिसमें डालती है उसका वोट किस तब्दील करके दूसरे के हक में न डाला जाए, डाके न डाले जाए। जैसे 2018 में आरटीएस बैठ गया, सिस्टम तो मौजूद था, आरटीएस बैठ गया। फिर अभी डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो गुम हो गए, धुंध आ गई। अभी यहाँ पे एजुकेशन के मिनिस्टर ने अपने अमले को जो लगाया था वो बैठ के इलेक्शन मैनेज करेगा और इलेक्शन कमीशन का अमला तो खुद नहीं, सिर्फ उनका जो अमला तो सिंध हुकूमत का था। तो ये जो हुकूमतें होती है, ये अगर मैंडेट को चुराएगी, ये इंजीनियरिंग करेगी, तो बात है कि डाके बंद किया जाए। कैसे बंद किया जाए खेलदार साहब, ये काम कैसे किया जाए? आप अदारों की आजादी की बात करते हैं, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? वो हल आपको ही बताना होगा ना। मैं हल बता रहा हूं, मैं कहता हूं जैसे डस्का में डाका डालने की पंजाब हुकूमत ने कोशिश की, इलेक्शन कमीशन डट गया, उन्होंने इंसाफ किया, ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई और दोबारा इलेक्शन हुई, फेयर इलेक्शन हुई, हम जीत गए। तो इसका हल ईवीएम नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए? यही कुछ बात वजीर आज़म भी कह रहे हैं कि अमेरिका में धांधली का इल्जाम लगाया गया ट्रंप की जानिब से, लेकिन चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहां पर मौजूद थी तो धांधली को वो साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे सब चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है एक वक्त में ही। वजीर आजम को पता है जितनी बाई इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान में हुई है वो बुरी तरह शिकस्त हुई है। पीटीआई के लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 2018 में जाली मैंडेट था और अब भी ये वजीर आजम चाहते हैं कि अब एक बटन से पूरा इलेक्शन चुरा लूं। ये इनकी नीयत में जो है ना वो नीयत इनकी ठीक नहीं है, ये इलेक्शन चुराना चाहते हैं। हम इनको इलेक्शन चुराना नहीं देंगे, हम चाहते हैं वोट को इज्जत मिले, अवाम के राय को एहतराम किया जाए। अगर अवाम के राय को आप दबाएंगे, कहीं से आप दबाव डाल के इलेक्शन चुराएंगे, वोट तो को इज्जत दिलवाना चाहते हैं, लेकिन उस हवाले से इस्लाहात की जब बात की जाती है तो उससे भाग जाते हैं। नहीं हो, मुझे नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ना है, ब्रेक का भी कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया खेलदा साहब आपके वक्त का, आजिज जामरा साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे और इस सूरत हाल पर बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो तकरीबन 6 रोज़ से यौमिया 100 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से उनका इंतकाल हो रहा है। दूसरी जानिब अगर बाज़ारों की बात की जाए तो दिन ब दिन बाज़ारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। गो के 6 बजे तक टाइमिंग रखी गई है हुकूमत की जानिब से। जब हम देखते हैं बाज़ारों की सूरत हाल, ईद की आमद है जिसकी वजह से बाज़ारों में रश में भी उसी तरह से इजाफा होता जा रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर मोतीवाला, चेयरमैन हैं बिजनेस मैन ग्रुप के। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त का। अतीक मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा हैं। अतीक साहब आपके भी वक्त का शुक्रिया। जुबैर साहब बताइएगा, हुकूमत की जानिब से इस कोरोना की सूरत हाल को लेकर जिस तरह के फैसले किए गए हैं, खास तौर पर मैं कोरोना की 3rd वेव की बात करूंगा, उन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? और बीइंग चेयरमैन ऑफ बिजनेसमैन ग्रुप, आप क्या सजेस्ट करेंगे, होना क्या चाहिए था? जुबैर साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही आवाज बिल्कुल। जुबैर साहब, हुकूमत की जानिब से जिस तरह के फैसले लिए गए हैं कोरोना की 3rd वेव को लेकर, तो उन फैसलों को आप कैसे देखते हैं और आप सजेस्ट क्या करेंगे, हुकूमत को करना क्या चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ
कि हुकूमत को इस वक्त जो है ना कोविड के लिए जितनी गति तदाबीर चाहिए वो तो लेनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस रखने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसको भी कोई ऐसे तरीके से उसको किया जाए कि इसमें ये ना हो कि इंडस्ट्री को आप बंद कर दें, एक्सपोर्ट्स को बंद कर दें, शॉपिंग एरियाज को आप शाम 6 बजे बंद कर दें। SOPs का इतलाफ होना चाहिए, और मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फौज को तलब किया है और जो है ना उन्होंने जो है ना इसके ऊपर और फौज के थ्रू SOPs को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो आई थिंक इससे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो आप ये सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक जो शॉप टाइमिंग्स हैं उसमें बड़ा ऑब्जेक्शन है मुझे। लोग जो है ना ये इनका पूरे साल भर का ये सीजन का टाइम होता है, अगर इसको बंद कर देंगे, मैं इनसे कहता हूँ कि रात के 12 से सुबह के 12 से रात के 12 बजे तक कर लें, 12 घंटे हो जाएंगे और आप SOPs की इम्प्लीमेंटेशन करें। अब हुआ ये है प्रैक्टिकली, अगर आप बाजारों में जाएं तो ये हुआ है कि चूंकि 6 घंटे का ही वक्त मिलता है लोगों को 7 घंटे का, अच्छी में ऐसा कोई कल्चर नहीं 6 बजे उठ के कोई शॉपिंग के लिए जाएगा, वो जाते ही 12 बजे 1 बजे हैं, तो जब वो जाते हैं और 6 घंटे के दौरान सारों ने शॉपिंग करनी है, इतना रश हो गया है, इतना रश हो गया है। आप अगर अपने कैमरे को लेकर निकले बाजारों में तो आपको पता चलेगा। तो ये आप जब इसका वक्त बढ़ा देंगे तो लोगों की जो कैपेसिटी, लोग जो निकले वो कम निकले। ठीक है, तो मेरा ये है। दूसरी जो मेरी बात है वो इंडस्ट्री के हवाले से है। देखिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आप 10 दिन बंद नहीं कर सकते। देखिए आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है ये हमारी LC की नेगोशिएशंस होती हैं, शिपमेंट्स होती हैं, पोर्ट के ऊपर हमारे होते हैं। बैंकिंग अगर आप बंद कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स इन कैश करेगा, हम कैसे उसको चलाएंगे? और प्रोडक्शन जब आप बंद कर देंगे 10 दिन 11 दिन तो हम उसी तरह से हमारा बैकलॉग क्रिएट होगा और हमारी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकेंगे। मेरी डिमांड ये है, मेरा कहना ये है कि देखिए इंडस्ट्री को आपको बंद करने की जरूरत नहीं, आप ना बंद करें। वहाँ कोविड की सारी SOPs का इम्प्लीमेंटेशन आज भी हो रहा है और इंशाल्लाह उन दिनों के दरमियान में भी होगा। ईद की जो 3 छुट्टियां हैं जो हमेशा होती है वो होनी चाहिए, इससे ज्यादा छुट्टियों का कोई तुक नहीं बनता। और आप इंडस्ट्री को चलाते हैं, शॉपिंग टाइमिंग्स को आप इस हफ्ते में जरूर ये कर दें कि 12 से 12 कर दें। और SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का हम भी कह रहे हैं, मैंने अपने लोगों को, सारी ताजिर बरादरी को मैंने कहा है कि आप SOPs की इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी दुकानों में बगैर मास्क के ना आने दें, सैनिटाइजर्स होने चाहिए, डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, 5 ग्राहक से ज्यादा जैसे जिसकी साइज है दुकान की उस हिसाब से नंबर ऑफ पीपल अंदर आए, जब वो निकले बाहर तो बाकी दूसरे वापस जाएं। ये सारी बातें हम उनसे बैठ कर रहे हैं, लेकिन ये किस हद तक इंप्लीमेंट हो रहा है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी वजूहात भी हैं कुछ, लेकिन मैं इंडस्ट्री के हवाले से जरूर इस सवाल जरूर करूंगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है क्या वो SOPs को उस लिहाज से फॉलो किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि अतीक मीर साहब का भी इनपुट लिया जाए। अतीक मीर साहब, क्या हुकूमत से आपकी कोई बातचीत हो पाई है? इससे पहले भी हमारी जब बात हुई थी आप कह रहे को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हुकूमत आपको ऑन बोर्ड नहीं लेती है, जब भी कोई फैसले किए जाते हैं उसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता है ताजरों को। तो आपकी उसके बाद कोई अब तक इंतजामिया से या हुकूमत से कोई बातचीत हो पाई है? दूसरा, हुकूमत का इस हवाले से आप तक कोई मैसेज आया है कि उनकी इस चीज़ के पीछे, इस एक्शन के पीछे क्या रीज़न है कि जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो महदूद कर दी गई हैं, महदूद टाइम में कर दी गई हैं, 6 बजे तक कारोबारी सरगर्मियों को बंद करना है, लेकिन इस वजह से एक और चीज़ भी हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग बाहर आते हैं जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खदशा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के फैसला साज अपनी नाक़िस हिकमत अमली के तहत ना कोरोना की मुस्बत शरह को रोक पाए हैं और ना मईशत की तबाही को रोक पाए हैं। आप देख रहे हैं मार्केटों में जिस तरह ये रश चले आ रहे हैं, एक पैनिक कर दिया ये कम से कम वक्त करके। अब आप कहें कि ईद ना मनाएं, सादगी से आप ईद मना लें, बच्चों को पुराने कपड़े पहना दें, इस किस्म के मशवरे हुकूमती सतह पे आ रहे हैं, तो इंतहाई नाकिसुल अक्ल लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आपने अगर 5 बजे तक मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी है तो, या 6 बजे तक, तो आप अगर पारदर्ज रफ्तार, जैसे हम ये कहते हैं भाई आपने 12 घंटे मार्केट खोलने की इजाजत दी है, 12 ही घंटे में दे रहे, दोपहर 12 से लेकर रात 12 तक, या आप 10 घंटे की इजाजत देते हैं, लेकिन कम से कम उसका एक फायदा ये होगा कि मार्केटों में जो जम्मे गफीर है, सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। लोग जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि एक जिधर चले जाए, कल अगर आप शहर कराची का दौरा करते तो कहीं ना तो ट्रैफिक चल पा रही थी और ना मार्केटों में कहीं दाखिल होने की जगह थी। तो ये सब कुछ
ये इस हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली है। देखिए, ये कराची मईशत का गढ़ है। कराची में लोग सरमायाकारी करते हैं, खास तौर पर ईद सीजन के लिए 50 अरब से ज्यादा लोगों ने खरीदारी की है। तो ये माल बिकेगा तो आगे से अदायगी होगी, वरना पूरा निजाम तबाह हो जाएगा। फिर लोग जब कारोबारी तौर पे तबाह होते हैं तो हुकूमत के पास कुछ नहीं होता कि इनको हेल्प आउट कर सके, कंपनसेट कर सके। फिर कहते हैं बैंकों से कर्जे ले लो, इतने फला स्कीमें इजरा कर दिया, तो फिर वो सूद की तरफ धकेलते हैं लोगों को। तो मैं हैरान हूँ, वजीर आजम की फिक्र अपनी जगह, लेकिन आगे जो कुछ हो रहा है वो कतई तौर पर मैं उसे एक बेहतर रास्ता नहीं देख रहा हूँ। दूसरा, आपने ईद की छुट्टियों को देख लें, कायद आजम ने का फरमान था कि अगर तरक्की करनी है तो तुम्हें इस हिकमत अमली पे चलना होगा कि काम काम और सिर्फ काम। लेकिन ये जब भी ईद आती है 5-5, 6-6, 7-7 छुट्टियां देते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है आराम और सिर्फ आराम, इसलिए कि आवाम काम करना चाहती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी देखें, वो छुट्टियां अपने देहातों में चले जाते, गोटों में चले जाते, वो काम पर होते हुए काम नहीं करते। तो फिर आप उनको 6-6 छुट्टियां देकर कौन सा गिफ्ट देना है? ठीक, आपका पॉइंट आ गया। जुबैर साहब, अब दो चीजें हैं, एक तो इंडस्ट्रीज के अंदर एसओपीज को आप लोग कैसे फॉलो करवा रहे हैं, दूसरा आपसे रिलीफ के हवाले से भी हुकूमत से कोई बात हुई है? अगर वो छुट्टियां दे रहे हैं, कारोबारी सरगर्मियां महदूद कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार जो है वो उसमें उस रासम का नुकसान ना हो। कल देखें, कल मेरी मुराद अली शाह साहब से मुलाकात हुई और नासिर शाह साहब से, बिलावल भी वहाँ, चेयरमैन बिलावल भी वहाँ मौजूद थे, और इनसे मैंने ये कहा कि कैसे होगा, ये छुट्टियां आप इतनी दे रहे हैं। तो मुराद अली शाह साहब ने बोला ये NCCO वालों की अनाउंसमेंट है, और मैं भी ये इनसे कहता हूँ कि ये जो है ना, ये छुट्टियां जो हैं, ये इंडस्ट्री को बंद करने का क्या जवाब है? ये वजीर आला सिंध का यही कहना है, वो भी कह रहे हैं। मैं फिर बात करने की कोशिश करता हूँ, मैंने उनको बड़ा बावर कराने की कोशिश की, इसी तरह से नासिर शाह साहब से कहा। लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो उन्होंने कोई 5, 7, 8, 10 मार्केटों को सील कर दिया। कल मैंने वो भी वहां बात की कि सील आपने किया, फिर मैंने कमिश्नर से भी बात की कि आप इसको डी सील करें, जो दुकानों को, जो आपने मोबाइल मार्केट को बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी हम कर देते हैं। मैंने कहा कि वक्त आ जाए आपके पास और वो नासिर शाह साहब उनके साथ बैठ के मिल लें, मुराद अली शाह साहब मिल लें, और कोई पावर कराएं कि जितनी चीजें जो हो रही हैं उसके पीछे वजूहात क्या है, ये होना चाहिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा है कि हम बुलाते हैं, अब देखिए क्या होता है। हमने कहा कि देखिए चेंबर के ऊपर बड़ा प्रेशर है, हम आपसे ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको इसका बेनिफिट नहीं मांग रहे। हम क्या मांग रहे हैं? आपने 12 घंटे का, हमने कहा जी ठीक है जी 12 घंटे करें। अगर आप 12 घंटे की आपकी कैपेसिटी है कोविड क्या SOP को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, लेकिन हम सिर्फ टाइमिंग का फर्क मांग रहे हैं। आज भी आप सुबह चले जाएं कराची के अंदर, कोई दुकान नहीं खुलती, हालांकि परमिशन है सुबह 6 बजे खोलने, खुलती वही 11-12 बजे। मेरा मकसद यही है कि 12 से 12। जहाँ तक इंडस्ट्री का आपने सवाल किया, मेरी फिर आपसे एक दफा फिर डिमांड मैं करता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि वो अपने हालात को देखते हुए, कराची की तारीखी हकायक को देखते हुए, उनको जो है ये दुकानों को खोल देना चाहिए। 8-10 दिन है, यही इनके काम की टाइम है, इसी से पूरे साल का खर्चा उनका निकलता है। दूसरी बात जो मैं इंडस्ट्री के हवाले देखिए, हमारे यहाँ कोविड की इम्प्लीमेंटेशन SOPs की आज नहीं है, हमेशा से है। और जब ये गवर्नमेंट का पहला नोटिफिकेशन नहीं आया था, उससे पहले हमने सर्कुलेट किया था और उसको सारे तरीकेकार हमने उनको बताए थे जो बाहर राइज थे। आज भी सैनिटाइजर्स हमारे यहाँ है, मास्क की सिस्टम है, डिस्टेंसिंग जहां तक मुमकिन हो सकता है वहां तक है। आप मुझे बताएं ना कि इंडस्ट्रियल मजदूरों में कितने लोगों को कोविड हुआ, आप देखेंगे मिनिमम होता है, क्योंकि हम अगर अपने मजदूरों को उनको अगर हम समझाएंगे नहीं और उनको अगर कोविड के SOPs को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तो मेरा तो प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। अगर वो बीमार होगा, अगर मैं बहुत ही वेस्टेड इंटरेस्ट वाला आदमी, तो भी मेरा नुकसान। तो जुबैर साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। जुबैर मोतीवाला साहब, आपने वक्त दिया, अतीक मीर भी आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे, कोरोना मेडिसिन के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी हमारे साथ रहिएगा।
कुछ बात अब कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से भी करना चाहेंगे। गुज़श्ता रोज़ अजरा फजल पेटो का एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट भी पाकिस्तान में मौजूद है और वैक्सीन इस पर कारामद नहीं है। गो कि इसके बाद इसकी तरदीद भी सामने आई कि ऐसा कुछ है नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद हैं, सेक्रेटरी जनरल ने PMA के। बहुत शुक्रिया कैसर साहब आपके वक्त। कैसर साहब, एक तो वैक्सीन के हवाले से थोड़ा हमें हमारे नाजरीन को बता दीजिएगा कि ये वैक्सीन जो है ये कितने वेरिएंट्स पर कारामद है और खास तौर पर ये साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट्स ये किस तरह के हैं और क्या इन पे भी ये कारामद है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक्चुअली ये जितने भी वैक्सीन हैं ये सब पे ये समझ लें कि इफेक्टिव है। तमाम जो भी हमारे अब तक वैक्सीन जो अवेलेबल है और जितने भी, क्योंकि ये वेरिएंट्स हैं इसमें, ये कोविड तो एक ही है लेकिन वेरिएंट्स अलग अलग हैं। इन तमाम वेरिएंट्स पे ये असरअंदाज होता है, इफेक्टिव है। और जो लोग इसमें ये समझते हैं कि वैक्सीन जो है वो नहीं लगाना है, वो मैं समझता हूँ बहुत गलत फहमी का शिकार है और बहुत ज़्यादा अनसेफ है। ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और जो लोग वैक्सीन लगा लेते हैं उनको अगर कोरोना हो भी जाता है तो फिर वो उनको ये समझ लें कि शायद थोड़ा बहुत उनको इफेक्ट करेगा, कोरोना उनको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वो सीरियस नहीं होंगे। लेकिन जो लोग वैक्सीन नहीं लगाते हैं वो सीरियस हो सकते हैं, वो अस्पताल एडमिट हो सकते हैं, वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। तो ये फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि जब उनकी बारी आए, जैसे हुकूमत ऐलान कर रही है, बल्कि हुकूमत से तो हमने दरख्वास्त कई दफ़ा किया है कि 18 साल से तमाम जो ऊपर के जो लोग हैं उन तमाम लोगों को वैक्सीन लगा देनी चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए। सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर आसान करें, जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगाएं। ये जो उम्र की कैद दी गई है ये इसको ख़त्म कर देना चाहिए हुकूमत को, जो ये तरीके। अच्छा कैसे साहब, एक और सवाल भी आजकल जो आम फहम है और आम लोगों पूछते हैं वो ये है कि जो वैक्सीन है कितने अरसे तक कारामद होगी? एज इन कि एक बंदा वैक्सीन लगा लेता है, वो चले कुछ वक्त के लिए बच जाता है, क्या सालाना बेसिस पे लगवानी पड़ेगी? आगे इसका प्रोसेस क्या होगा? हाँ, देखिए, इस पे अभी तक काम चल रहा है और एज सच अभी इस पे कंफर्म नहीं है बात। हो सकता है कि ये एक वैक्सीन जो अभी लग रही है, जो साइनोफार्म, खासकर जो चाइनीज़ वैक्सीन है, कैन साइनोफार्म है, स्पुतनिक है, ये तमाम चीज़ें अभी लग रही हैं, लेकिन ये अभी कंफर्म होना बाकी है कि ये शायद इसका एक बूस्टर डोज लगे और या फिर हर साल इसका, जैसे फ्लू का वैक्सीन लगता है, मोस्ट प्रोबेबली हर साल इसका एक दफ़ा लगाना पड़ेगा। तो ये एक स्टिल इसका रिसर्च इज गोइंग ऑन, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त जो दो जो डोज जिसकी वैक्सीन की है वो लगा लेते हैं, या एक वैक्सीन, कुछ वैक्सीन है जिसकी एक डोज लगाना ज़रूरी है, तो वो लगाने के बाद आप काफ़ी हद तक सेफ हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा कैसे साहब, एक और चीज़ में फाइजर के हवाले से खबर एक पढ़ रहा था कि वो एक पिल बना रहे हैं, एक गोली बना रहे हैं, जिससे होगा ये कि जो कोरोना में मुब्तला हो जाते हैं उनको वो दी जाएगी और ये साल के एंड तक आ जाएगी ये गोली भी। किस हद तक इसमें सच्चाई है और क्या ऐसा मुमकिन है कि हम वैक्सीन के बजाय एक गोली पे चले जाएं कि अगर कोई कोरोना में मुब्तला हो जाता है तो वो गोली खा लेगा तो वो सेहतयाब हो जाएगा? देखें, ये जिस तरह से कोरोना वायरस जो है ये एक नई बीमारी है, नया वायरस है और इसको समझने में काफ़ी टाइम लग गया है। हम भी अब तीसरे वेव में, डॉक्टर हजरात भी बहुत कुछ जान चुके हैं और आवाम भी बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन ये कहना कि टैबलेट्स, इस पर रिसर्च चल रहा है, हो सकता है कि टैबलेट्स आए और उसको खाया जाए और उसको उससे फ़ायदा हो, लेकिन मैं समझता हूँ जो ऑथेंटिक है अब तक, जो मेडिकल साइंसेज ने अभी तक बताया है और हमने जो पढ़ा है और हमने जो इस्तेमाल किया है अब तक, हमें यही लगता है कि जो वैक्सीन का इंजेक्शन लगा लेते हैं तो वो हो जाता है, या कतरे पी लेते हैं पोलियो के तो वो इफेक्टिव होता है। तो मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। आगे साइंस बड़ी तरक्की कर रही है तो हो सकता है आगे चल के जिसके इंजेक्शंस हैं उसकी
टैबलेट्स भी आ जाएं, ड्रॉप्स भी आ जाएं, लेकिन साइंस में अभी इस चीज़ को कंफर्म नहीं किया है कि टैबलेट्स आप खा लेंगे, कितनी टैबलेट्स खाएंगे तो आप फिर कोरोना वायरस का अटैक आप में नहीं होगा। ये अभी स्टिल कंफर्म नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, वो अमरीकी हेल्थ इंस्टीट्यूट की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है कि अगस्त तक पाकिस्तान में यौमिया 28,000 अमवात हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है, क्या ऐसा मुमकिन भी है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि इस तरह की कोई आफत अल्लाह ताला हमारे तमाम लोगों को महफूज रखे। जैसे कि पहले वेव्स में इस तरह की भी बात हुई थी और हम भी खतरा महसूस कर रहे थे कि उतना तो नहीं, और अभी भी हम खतरा महसूस करते हैं कि हमारे साथ अल्लाह ना करे कि इंडिया वाली सूरत हाल बने। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला जो है वो, जैसे हमें पहले वेव्स में हमें रिलीफ मिला था और हम बिल्कुल SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने पहले वेव में इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, दूसरी वेव में भी हमारे गुजार दी। इसी तरह से अल्लाह से दुआ है कि तीसरी वेव भी निकाल दे। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हमने SOPs को फॉलो नहीं किया, और हम बार बार हम कहते हैं कि खुदारा हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले, अगर फासले से खड़े होकर बात कर लें, फासले पे बैठ के बात कर लें, तो आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। जितनी इस बीमारी को के फैलाव को रोकेंगे आप, उतने आप महफूज रहेंगे। और उसको फैलाव को रोकने के लिए तरीका ये है कि अवाम की मूवमेंट को रोका जाए। अवाम से दरख्वास्त है कि अननेसेसरीली बाहर ना जाए, ज़रूरत की चीज़ों के लिए जाएं और उसमें भी डिस्टेंस रख के मास्क लगाकर, क्योंकि मास्क को मैं बार बार कहता रहा हूँ, मैं फरवरी से कह रहा हूँ कि मास्क इज़ ए वैक्सीन। मास्क लगाएंगे तो ये आपको वैक्सीन की तरह काम करेगा। तो मास्क लगा लें, फासले रख के बात करें, तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की खबर सब झूठी साबित हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद साहब, आपने उनको वक्त दिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।